तो कंपनी लॉ पढ़ रहे थे हम लोग। कंपनी लॉ की फर्स्ट क्लास में आप लोग नहीं थे तो थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कंपनी के बारे में। ठीक है, हमारा कंपनी लॉ पढ़ने वाले हैं हम लोग, जिसके अंदर बेसिकली आपकी कंपनीज क्या होती हैं, कितने तरीके की कंपनीज होती हैं, हमारे क्या क्या एक्ट्स बने हुए हैं उससे रिलेटेड। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों को? इंटरनेट स्टेबल नहीं है। यस मैम। ओके, देन क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज पढ़ेंगे हम लोग। उसके अलावा एक टॉपिक है लिस्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, और बाकी हम कंपनी को फॉर्म कैसे करते हैं। ठीक है, कंपनी बनाने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, कहाँ पर आपको क्या चीज फाइल करनी है, सब चीजें इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिकली एक बिजनेस, एक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो इस पूरे कंपनी लॉ में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज, व्हाट इज द कंपनी। कंपनी होती क्या है? कंपनी एक लीगल एंटिटी होती है। लीगल एंटिटी मींस जिसे लॉ ने बनाया है। ठीक है, तो कंपनी एक लीगल एंटिटी है जिसे कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स ने, कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ने बनाया है। ठीक है, टू ऑपरेट अ बिजनेस। एक बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स ने एक लीगल चीज को बनाया है, फॉर्म किया है, टू अर्न प्रॉफिट और मनी। ठीक है, जिसके ऊपर हम लोग टैक्सेस भी पे करते हैं और हर चीज उसके ऊपर लागू होती है। अब आपको जो इसके अंदर डेफिनेशन करनी है, दैट इज एलएच हेनीज डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू एलएच हेनी, अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन which is an artificial person created by law having artificial entity with perpetual succession and a common seat. इसके अंदर बेसिकली लिखा हुआ है कि कंपनी एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होती है। कंपनी एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होती है जिसे मतलब बनाया गया है, एक आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है इसे। यानी हम लोग कंपनी को एक इंडिविजुअल मानते हैं जिसे लॉ ने बनाया, क्रिएटेड बाय लॉ, हैविंग आर्टिफिशियल एंटिटी। इसे एक आर्टिफिशियल एंटिटी दे दी गई है कि ये एक कंपनी है। ठीक है, और इसकी एक परपेचुअल सक्सेशन होती है, विच मीन्स कि अगर किसी कंपनी का ऑनर चेंज होता है तो उससे कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर ऑनर की डेथ हो गई है या फिर ऑनर मतलब अब ऑनर की जगह पे कोई और काम कर रहा है तो इस चीज से कंपनी की एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक कॉमन सील है, कॉमन सील यानी द स्टैंप ऑफ कंपनी। अगर आप कंपनी के साथ डील कर रहे हैं तो आपके पास जो आपके सर्टिफिकेट या फिर अग्रीमेंट के ऊपर सिग्नेचर होगा वो कंपनी की स्टैंप होगी। ठीक है, ओके, अब ये इतना डीप मैं दोबारा नहीं कराऊंगी, आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है। इसके बाद हमने जो आज मेन करना था दैट वाज क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी, ये कंपनी कितने तरीके की होती है। ठीक है, आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी करने वाले हैं हम कि कंपनी कितने तरीके की होती है। कंपनी को बहुत सारे बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी कंपनी को बनाने के तरीके पे क्या कितने टाइप ऑफ कंपनीज में क्लासिफाई किया गया है। अगर हम इनकॉर्पोरेशन की बात करें तो तीन तरीके की कंपनीज होती हैं। फर्स्ट इज चार्टर्ड कंपनी, सेकंड इज स्टैट्यूटरी कंपनी, थर्ड इज रजिस्टर्ड कंपनी। सबसे पहली बात करते हैं व्हाट इज चार्टर्ड कंपनी। एक चार्टर्ड कंपनी हम उसे बोलते हैं जिसे किसी किंग या क्वीन के ऑर्डर पे बनाया गया है। ठीक है, अगर किसी किंग या क्वीन के ऑर्डर के ऊपर किसी कंपनी को बनाया गया है तो उसे हम चार्टर्ड कंपनी बोलते हैं। ठीक है, और इंडिया के अंदर अब इस तरीके की कंपनीज नहीं होती। क्यों नहीं होती ऐसी कंपनीज अब इंडिया में? चार्टर्ड कंपनी क्यों नहीं होती? बिकॉज गवर्नमेंट रूल है और यहाँ पे अब कोई रॉयल चार्टर नहीं है। ठीक है, कोई रॉयल फैमिलीज नहीं है अब इंडिया में। अच्छा, कोई एक एग्जांपल दो मुझे चार्टर्ड कंपनी का, चाहे इंडिया में अब नहीं होती है बट पहले तो थी। कोई एक एग्जांपल दो, किसी चार्टर्ड कंपनी का एग्जांपल दीजिए। मैम अकबर लोग होगा जी, अकबर वाला लो। अकबर के टाइम पे कंपनी कहाँ थी बच्चे? नहीं, ओ कंपनी का। जी, कंपनी का नाम पूछ रही हूँ मैं, कोई भी एक कंपनी का एग्जांपल दीजिए।
जो चार्टर्ड कंपनी है। कंपनी का नाम ओके, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो क्या करने आए थे? नो आइडिया मैम। दे वर हियर टू डू अ बिजनेस, ठीक है। वो जब उन्होंने इंडिया में एंटर किया था तो उन्होंने बोला था कि हमें इंडिया में बिजनेस करना है, और वो अपनी एक चार्टर कंपनी लेके आए थे जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। सुना होगा आप लोगों ने, हाँ मैम। राइट? तो ईस्ट इंडिया हाँ। कंपनी इज अ एग्जांपल ऑफ चार्टर कंपनी, जो कि ब्रिटिश किंग क्वीन के कहने पे बनाई गई थी और इंडिया में वो आके यहाँ पे बिजनेस कर रही थी, ठीक है। चार्टर कंपनी क्लियर हुआ, जो किसी किंग या क्वीन के कहने पे बनी। ओके। सेकेंड टाइप ऑफ कंपनी इज स्टैट्यूटरी कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी उसे बोला जाता है जो भी किसी कंट्री की पार्लियामेंट ने किसी कंपनी को बनाया हो तो वो स्टैट्यूटरी कंपनी होती है। अगर किसी भी कंट्री की पार्लियामेंट ने एक कंपनी को मतलब एक बिल बना के किसी कंपनी को बनाया है तो वो स्टैट्यूटरी कंपनी होगी, ठीक है। और इंडिया के अंदर ऐसी कंपनी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इंडियन पार्लियामेंट ने पास आउट किया है और इससे कहीं पे भी खुद को रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसे इंडियन पार्लियामेंट ने पास किया है और इंडियन पार्लियामेंट ने बनाया है तो पहली चीज तो उसके नाम के पीछे लिमिटेड नहीं लगेगा, ठीक है। उसके नाम के पीछे लिमिटेड लगाना कंपलसरी नहीं होता। आरबीआई के पीछे लिमिटेड नहीं लगता, एलआईसी के पीछे लिमिटेड नहीं लगता, क्योंकि ये दोनों स्टैट्यूटरी कंपनीज हैं और इन्हें इंडियन पार्लियामेंट ने बनाया है, ठीक है। चार्टर कंपनी किंग या क्वीन के कहने पे, स्टैट्यूटरी कंपनी मेड बाय इंडियन पार्लियामेंट। उसके बाद जो थर्ड टाइप ऑफ कंपनी आती है दैट इज रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। कोई भी ऐसी कंपनी जो इंडियन कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हुई है वो रजिस्टर्ड या फिर इनकॉर्पोरेटेड कंपनी कहलाएगी, ठीक है। रिलायंस, जियो, टाटा, बिरला, जितनी भी कंपनीज हैं ये सब की सब कंपनीज रजिस्टर्ड कंपनीज हैं क्योंकि ये सब इंडियन कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, ठीक है। क्लियर हुए तीनों? इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे तीन तरीके की होती है, चार्टर कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी एंड रजिस्टर्ड कंपनी। ओके, अब मेरे को नियम बताएगी। नियम, व्हाट इज स्टैट्यूटरी कंपनी? मैम जी, स्टैट्यूटरी कंपनी कौन सी होती है? हाँ मैम, उसको ही पूछने वाला था, हमको इतना समझ में नहीं आई हो। ओके, ठीक है। स्टैट्यूटरी कंपनी वो होती है जिसे इंडियन पार्लियामेंट ने पास किया हो, ठीक है। जो भी कंपनी इंडियन पार्लियामेंट से पास होके एक एक्ट बनी है उसके बाद कंपनी बनी है वो स्टैट्यूटरी कंपनी होती है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसका एक एग्जांपल है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जानते हो? यस मैम। ओके, नियम आपको क्लियर है ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? नियम, यस मैम। ठीक है। तो स्टैट्यूटरी कंपनी वो होती है जिसे इंडियन पार्लियामेंट ने या फिर किसी स्टेट लेजिस्लेटिव ने पास किया हो। ओके, हिकम, अब आप बताइए चार्टर्ड कंपनी कौन सी होती है? मैम जो किंग और क्वीन का किंग और क्वीन का रूल होता है उसको वो बोलते हैं। जब किंग या क्वीन के ऑर्डर के ऊपर किसी कंपनी को हाँ, बनाया गया है तो दैट इज चार्टर्ड कंपनी। ओके, नियम, टेल मी व्हाट इज रजिस्टर्ड कंपनी? ये कंपनी जो होता है वो रजिस्टर होता है, एग्जांपल जैसे कि ये रिलायंस, जियो वगैरह हो गया। राइट, जो कंपनी बिल्कुल सही। ये वो कंपनीज होती हैं जो इंडियन कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे याद होगी तीनों। अब इसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, ठीक है। लायबिलिटी बेसिस पे भी तीन तरीके की होती है। फर्स्ट इज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड थर्ड इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब लायबिलिटी क्या होती है हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। व्हाट इज लायबिलिटी? आइडिया है कुछ या भूल गए? ओके, लायबिलिटी होती है जिस पर्सन के लिए आप मतलब जिसके लिए आप लायबल हो, जिसे पे करना आपकी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हम एक कंपनी चला रहे हैं, उसमें लॉसेस हुए हैं तो उस लॉसेस को बियर करना वो लायबिलिटी किसकी बनती है? कंपनी के ऑनर्स की, ठीक है, हम लोगों की बनेगी।
तो लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स के कितने हिस्से के लिए जिम्मेदार हुआ, ठीक है। तो पहला है लिमिटेड बाय शेयर्स। शेयर्स जितने परसेंट के शेयर्स आपके पास पड़े हैं उतने परसेंट के लिए जब आप लायबल होते हो, दैट इज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। जैसे हमने कहा हमें कंपनी का हिस्सा है, मेरे पास 1000 शेयर्स पड़े हैं और नियम के पास 1200 शेयर्स है और हिकम के पास जो है वो 2000 शेयर्स है, ठीक है। तो हम सबके पास जो शेयर्स हैं हम सिर्फ उतने के लिए लायबल है। अगर कंपनी को लॉसेस होंगे तो मैं कितने के लिए लायबल हूँ, मैं 1000 शेयर्स के लिए लायबल हूँ। हिकम कितने के लिए लायबल है, हिकम 1200 शेयर्स के लिए लायबल है एंड नियम 2000 शेयर्स के लिए लायबल है। क्लियर ये पॉइंट? क्लियर है ये पॉइंट? यस मैम। ओके अगर हम किसी ऐसी कंपनी का हिस्सा है जो सिर्फ शेयर्स के लिए लायबल रखती है हमें, तो वो होती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। सेकेंड पार्ट इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अगर मैं किसी कंपनी का हिस्सा बन रही हूँ और मैं उस कंपनी को बोल देती हूँ कि जब भी आपकी कंपनी में लॉसेस होंगे तो उस टाइम पे मैं आपको 20,000 की गारंटी देती हूँ कि आपके लॉसेस में से 20,000 का हिस्सा मैं बियर करूंगी, तो मैं वो कौन सी कंपनी होगी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है। जितने की आपने गारंटी दी है आप उतने के लिए लायबल हो। चाहे मेरे पास शेयर सिर्फ 1000 के हैं, ठीक है, चाहे मेरे पास शेयर सिर्फ 1000 रुपीज के हैं, बट मैंने कंपनी को गारंटी 2000 की दी है, तो लॉसेस के टाइम पे मुझे 2000 ही पे करने पड़ेंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक? लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी। अब थर्ड इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी तब होती है जब आपकी कंपनी में जितने के लॉसेस हुए हैं उन सबको पे ऑफ करने के लिए आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी का भी यूज किया जाएगा, ठीक है। ऊपर वाले दोनों के अंदर लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी में जितने के लिए आप लायबल हो उससे ऊपर 1 रुपया भी आपको नहीं देना पड़ेगा। बट अगर आप एक अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का हिस्सा हो तो ऐसी कंपनी के अंदर लॉसेस को पे करने के लिए आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज की जा सकती है। क्लियर? यस मैम। चलो हमने अब तक 2 किए। कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे 3 तरीके की, चार्टर कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी एंड रजिस्टर्ड कंपनी। अब हमने किया ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, ये भी 3 तरीके की होती है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब बारी आती है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप एंड कंट्रोल। जब कंट्रोल एंड ऑनरशिप के बेसिस पे कंपनी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तब भी वो 3 तरीके की होती है, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी। ओके सबसे पहले मैं गवर्नमेंट कंपनी समझा देती हूँ क्योंकि वो थोड़ी इजी है, ऊपर वाली दोनों बाद में समझाऊंगी। गवर्नमेंट कंपनी कौन सी होती है, कुछ आइडिया है? किस कंपनी को आप एक गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे? मैम आधा शेयर जो जो गवर्नमेंट कंट्रोल करते हैं। बिल्कुल, जब 50 या 50% से ज्यादा शेयर्स गवर्नमेंट की होल्डिंग में हो उस कंपनी को हम लोग गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे, ठीक है। और इसके कुछ एग्जांपल्स नीचे लिखे हुए हैं। बहल जैसे भारत हैवी लिमिटेड, हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, या फिर सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये वो कंपनीज हैं जिनमें 51% से ज्यादा शेयर्स जो हैं वो गवर्नमेंट होल्ड करती है। इसके अलावा एक एग्जांपल है बीएसएनएल। बीएसएनएल जो है वो गवर्नमेंट कंपनी है। बीएसएनएल के अंदर 50% से ज्यादा शेयर्स जो है वो गवर्नमेंट के पास है। ओके एक बहुत बेसिक कॉमन क्वेश्चन है आज के टाइम पे, जो ये है बीएसएनएल है वो क्यों नहीं चल रही है? बीएसएनएल इतना ज्यादा, एक टाइम पे बीएसएनएल बहुत हाई उसके ऊपर था, ठीक है, इंडिया में सबसे ज्यादा बीएसएनएल यूज होता था, बट आज के टाइम पे बीएसएनएल चल नहीं रही है। क्यों नहीं चल रही है? आइडिया है कुछ? मैम जी बोलो। मतलब मेरा आइडिया बोल रहे हैं मैम, नॉट श्योर। बोलो बिल्कुल बोलो। क्योंकि कंपटीटर जैसे कि जियो, एयरटेल वगैरह बहुत वो हो गया ना कि अनलिमिटेड ऑफर्स वगैरह दे रहे हैं, बिल्कुल इसके लिए सही, ये चीज जो बीएसएनएल में नहीं है। बिल्कुल वही चीज। कॉम्पिटिटर्स जो भी प्राइवेट कंपनीज थी उनको जब टेली कम्युनिकेशन में अलाउ किया गया तो टेली कम्युनिकेशन में उन लोगों ने इतना ज्यादा ऑफर्स दिए कि जो जितने भी बीएसएनएल के कस्टमर्स थे
उन सब ने शिफ्ट कर लिया अपने आप को दूसरी कंपनीज के ऊपर। दैट इज व्हाई बीएसएनएल आज इंडिया में इतना वर्किंग नहीं है, ठीक है। बट बीएसएनएल इज एग्जांपल ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। ओके, अब बात आती है होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी की। अब इसको मैं थोड़ा एग्जांपल से समझाना चाहूंगी, जहां पे नहीं समझ आए स्टॉप मी देयर ओनली, ठीक है। एक कंपनी है ए नाम से, ठीक है, ए कंपनी है और एक बी कंपनी है। बी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर्स जो हैं वो ए कंपनी ने खरीद लिए, ठीक है। ए ने परचेज किए हैं, किस कंपनी के खरीदे हैं? बी कंपनी के। तो यहाँ पर अब ए क्या बन जाएगा? ए कंपनी खुद की भी ऑनर है और ए कंपनी बी कंपनी की भी ऑनर बन गई है। क्लियर हुई ये चीज? यहाँ तक अभी क्लियर है? ए ने बी के 50% से ज्यादा शेयर्स खरीद लिए, तो ए कंपनी अब खुद की तो ऑनर पहले से थी, अब वो बी कंपनी की भी ऑनर बन गई है। यहाँ समझ में आया? यस मैम। अब ए कंपनी को हम लोग क्या बोलेंगे? ए कंपनी को हम लोग बोलेंगे होल्डिंग कंपनी, क्योंकि वो खुद की भी ऑनर, खुद का भी कंट्रोल संभाल रही है और अब बी कंपनी भी उसके कंट्रोल में। तो ए क्या बन जाएगी? ए विल बी अ होल्डिंग कंपनी, ठीक है। और बी कंपनी क्या बनेगी? बी कंपनी विल बिकम सब्सिडरी कंपनी, ठीक है, क्योंकि अब बी कंपनी सिर्फ ए के हाथ की कठपुतली है, जैसा ए ऑर्डर कर देगी वैसा ही बी कंपनी को करना पड़ेगा। ये समझ में आया? जी मैम। अगर कोई कंपनी दूसरी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर्स परचेज कर लेती है तो वो कंपनी होल्डिंग कंपनी बन जाती है, और जिस कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर्स परचेज किए गए हैं वो सब्सिडरी कंपनी बन जाती है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस मैम। यही था होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का कंसेप्ट, ठीक है। तो ऑनरशिप और कंट्रोल के बेसिस पे भी 3 तरीके की होती है, होल्डिंग, सब्सिडरी एंड गवर्नमेंट कंपनी। क्लियर ये तीनों? यस मैम। इसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी, कि आपकी नेशनैलिटी के बेसिस पे कितने तरीके की कंपनीज होती हैं। नेशनैलिटी बेसिस पे भी 3 तरीके की कंपनीज होती है। फर्स्ट इज इंडियन कंपनी, देन इज फॉरेन कंपनी, देन इज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। ओके, फर्स्ट है इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनीज किसे बोलोगे आप? कौन जो सी इंडिया कंपनी? का अंदर। जी बिल्कुल, जो कंपनीज इंडिया में बनी है, इंडियन कंपनीज एक्ट में रजिस्टर हुई है और इंडिया में ही काम कर रही है, दैट विल बी इंडियन कंपनी, ठीक है। मुझे किसी इंडियन कंपनी का एग्जांपल दो जो इंडिया में रजिस्टर्ड है और इंडिया में काम कर रही है। बोलिए, जी कोई मैम। भी एक एग्जांपल, कोई भी एक एग्जांपल दीजिए इंडियन कंपनी का जो इंडियन कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है और इंडिया में ही काम कर रही है। बीएसएनएल। बिल्कुल ठीक है, बीएसएनएल जो है वो इंडियन कंपनी है और इंडिया में रजिस्टर्ड है और इंडिया में काम कर रही है। सेकेंड इज फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी आप उसे बोलते हो जो रजिस्टर्ड तो किसी और कंट्री में है बट काम इंडिया में कर रही है, ठीक है। एक ऐसी कंपनी जिसके 50% से ज्यादा शेयर्स जो हैं वो किसी और कंट्री की कंपनी के पास है, वो हमारी फॉरेन कंपनी बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक ऐसी कंपनी है जो जापान में बनी है, रजिस्टर्ड जापान में, इंडिया में काम कर रही है, ठीक है। या फिर इंडिया की कोई ऐसी कंपनी है जिसके 50% से ज्यादा शेयर्स किसी फॉरेन कंपनी ने खरीद लिए हैं, तो वो फॉरेन कंपनी बन जाएगी, ठीक है। क्लियर है दोनों? इंडियन एंड फॉरेन कंपनी का कंसेप्ट क्लियर है? यस मैम। थर्ड इज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। एमएनसीज के बारे में किस किसने सुना है? व्हाट आर एमएनसीज? एमएनसीज तो सुना होगा। नहीं सुना है मैम। नहीं सुना बच्चे? ओके, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं। पहली चीज तो इनके बारे में बता दूं कि अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हो तो आपको गवर्नमेंट जॉब से भी ज्यादा पैसे मिलते हैं, ठीक है। आपकी सैलरी गवर्नमेंट जॉब से भी ज्यादा होती है मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर। और मल्टीनेशनल कंपनीज की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो ये ऐसी कंपनी होती है जिनका हेडक्वार्टर तो किसी और कंट्री में,
बट इनकी जो ब्रांचेस हैं वो अलग अलग जगह चल रही है। जैसे मैकडोनल्ड्स इज अ MNC। मैकडोनल्ड्स का हेडक्वार्टर कहीं और है, बट वो बहुत सारी कंट्रीज के अंदर अपनी फ्रेंचाइजीज चला रही है, ठीक है। इसके अलावा पेप्सी की बात करें तो पेप्सी कंपनी का हेडक्वार्टर कहीं और है, बट पेप्सी बहुत सारी कंट्रीज में डील कर रही है। एक ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट एंड रजिस्टर्ड तो किसी एक कंट्री में हुई है, बट उसका बिजनेस 3 से 4 कंट्रीज के अंदर चल रहा है, तो उसे हम MNC बोलते हैं, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनीज। क्लियर हुआ ये पॉइंट? जैसे यहाँ पे एक बहुत बड़ा एग्जांपल दिया हुआ है नेस्ले का। नेस्ले एक बहुत कॉमन प्रोडक्ट है। नेस्ले एक कंट्री में बना है, बट नेस्ले का बिजनेस बहुत सारी कंट्रीज में चल रहा है, ठीक है। ओके, तो नेशनैलिटी के बेसिस पे 3 तरीके की होती है, इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी एंड मल्टीनेशनल कंपनीज। इसके बाद बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। जब आप शेयर्स के ट्रांसफरेबिलिटी की बात करते हो तो कंपनीज 2 तरीके की होती है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, ठीक है। प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, आज हम इन दोनों को थोड़ा डीपली स्टडी करेंगे। प्राइवेट कंपनी मीन्स विच हैज पेड अप कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख और हायर पेड अप कैपिटल। एक ऐसी कंपनी जिसकी 1 लाख से ज्यादा पेड अप कैपिटल है, यानी उसने जो स्टार्ट किया बिजनेस वो 1 लाख रुपए से या उससे ज्यादा के अमाउंट से स्टार्ट किया, ठीक है। और एक ऐसी कंपनी जिसमें मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो, एक्सक्लूडिंग प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉयज, ठीक है। एंड which does not invite public to subscribe the shares। एक ऐसी कंपनी जो पब्लिक में अपने शेयर्स को नहीं देती है, यानी पब्लिक को शेयर्स इश्यू नहीं करती है, वो पब्लिक से पैसा नहीं लेती है। एंड डज नॉट एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम पर्सन अदर देन मेंबर्स, और किसी भी ऐसे पर्सन से पैसा नहीं लेती है जो कि कंपनी का मेंबर ना हो, तो वो एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। इसके अलावा अगर बेसिक डेफिनेशन दूं तो जिस भी कंपनी के नाम के पीछे PVT LTD लिखा होगा, यानी प्राइवेट लिमिटेड लिखा होगा, वो कंपनी प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। ये समझ में आया? एक ऐसी कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 1 लाख या फिर उससे ज्यादा है, उसके पास जो राइट्स हैं, राइट्स रिस्ट्रिक्ट किए गए हैं, राइट्स ऑफ मेंबर्स टू ट्रांसफर द शेयर्स। जिस कंपनी में बिना पूछे शेयर्स ट्रांसफर नहीं हो सकते, और एक ऐसी कंपनी जिसमें मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो, एक्सक्लूडिंग प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉयज, और जो पब्लिक से पैसा नहीं मंगाती है और अपने मेंबर्स के अलावा किसी और से पैसा नहीं लेती है, और अपने नाम के पीछे PVT लिमिटेड लगाती है, दैट इज अ प्राइवेट कंपनी। क्लियर ये पॉइंट? ये कुछ बेसिक चीज है, लॉ की वजह से आपको इसको रट्टा ही मारना पड़ेगा, ठीक है। ये सिर्फ आपके दिमाग में रिकॉग्नाइज करने वाली चीज है कि प्राइवेट कंपनी किसे बोला जाएगा। नेक्स्ट इज पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी मीन्स विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। एक ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, जिसका मिनिमम 7 मेंबर्स है और मैक्सिमम मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। जिसका पेड अप कैपिटल 5 लाख या उससे ज्यादा का है, और जिसको a private company which is subsidiary of public company। एक ऐसी कंपनी भी हो सकती है जो कि सब्सिडरी कंपनी है किसकी? पब्लिक कंपनी की, उसे हम लोग पब्लिक कंपनी बोलेंगे। पब्लिक कंपनी जो कि एक प्राइवेट कंपनी नहीं है, मिनिमम मेंबर 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड, पेड अप कैपिटल 5 लाख या उससे ज्यादा की, और इसकी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। पब्लिक कंपनी में आप कभी भी शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हो। और उसके अलावा अगर कोई ऐसी कंपनी है जिससे होल्डिंग कंपनी जो है वो पब्लिक कंपनी हो, तो वो सब पब्लिक कंपनी के अंदर आएंगे। ये दोनों क्लियर हुए, पब्लिक और प्राइवेट। इनको थोड़ा सा डीपली स्टडी करना पड़ेगा। आई नो थोड़े डिफिकल्ट लग रहे होंगे, आप लोगों ने कंसेप्ट पहले नहीं सुने, थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, बट ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर के बेसिस पे 2 ही तरीके की होती हैं, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। यहाँ तक क्लियर हुआ? Yes, ma'am. तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे। एक छोटा सा क्लासिफिकेशन में सिर्फ एक टॉपिक रह गया अदर कंपनीज का। वो अदर कंपनीज का टॉपिक मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। आज जितना कराया वो क्लियर है? जी मैम। अभी पूछ लूं जो मैंने कराया उसमें से कुछ भी? ओके, व्हाट इज चार्टर्ड कंपनी? कौन बताएगा? मैम जहाँ वो
किंग और क्वीन को उधर से कंपनी को बनाया गया, बिल्कुल सही। ओके, न्योम, व्हाट इज फॉरेन कंपनी? फॉरेन कंपनी किसे बोलते हो? मैम जो कंपनी जो बाहर से रन करता है वो, पर बिल्कुल जी, उसका कंपनी जो बाहर में है पर इंडिया में भी रन करता है वो कंपनी। बिल्कुल ठीक है। जिसका हेड मतलब जिसकी मेन होल्डिंग जो है वो किसी फॉरेन कंपनी में हो और काम उसका बिजनेस जो है वो इंडिया में चल रहा हो, तो हम उसे फॉरेन कंपनी कहते हैं। ओके, हिकम, टेल मी अबाउट MNC, मल्टीनेशनल कंपनी। मैम वहाँ में जैसे कि भैया एक सेकेंड में जी, किसी का तो स्टार्ट करिए। ओ हाँ मैम मैम जैसे कि उसका हेड तो कंट्री में होगा, पर उसका अलग अलग ब्रांच ब्रांच जो बहुत ज्यादा कंट्री में रन हो रहा होगा, उसको बोलते हैं। बिल्कुल, एक ऐसी कंपनी जिसका हेडक्वार्टर तो किसी एक कंट्री में है, अपनी खुद की कंट्री में हेडक्वार्टर है, बट उसका बिजनेस 3 से 4 कंट्रीज में चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल बात करें उसकी नेस्ले की, तो नेस्ले किसी एक कंट्री में रजिस्टर्ड है, ठीक है, किसी एक कंट्री से स्टार्ट हुई थी, बट अब नेस्ले ऑल ओवर इंडिया बिक रही है, ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड बिक रही है, सॉरी इंडिया बोल रही हूँ। तो एक ऐसी कंपनी जिसका हेडक्वार्टर किसी एक कंट्री में है, बट उसकी फ्रेंचाइजीज और उसकी ब्रांचेस डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में चल रही हैं, दैट इज अ MNC। तो जितने आज तक आए वो सब